इजरायल और हमास की लड़ाई 16 दिन से जारी है, लेकिन अब यह लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट को अपने जद में ले सकती है, क्योंकि पर्दे के पीछे से इजरायल पर हमले की स्क्रिप्ट लिखने वाले ईरान को इजरायल ने खुली चुनौती दे दी है कि अगर हिजबुल्लाह लड़ाई में सीधे कूदा तो ईरान भी नहीं बचेगा। यह अब तक की लड़ाई में इजरायल की तरफ से ईरान को दिया वो अल्टीमेटम है जिसने इस्लामिक वर्ल्ड की धड़कन और बढ़ा दी है। गाजा पर बरस रहे हैं बम, अब ईरान में मचेगा हड़कंप। सोलह दिन से जंग जारी, ऑपरेशन सर्वनाश की तैयारी। महायुद्ध की तरफ बढ़ती दुनिया, क्या खून की बहेंगी नदियां। टेंशन में हिजबुल्लाह के सन के, इजरायल के मंत्री की खुली धमकी। חיזבאללה החליט להשתתף. אנחנו גובים ממנו מחירים כבדים. אני רואה את ההיערכות של האוגדה. इजरायल ने की चक्रव्यूह की रचना, मुश्किल होगा ईरान का बचना। यूएन में अमेरिका की गहरी चाल, इस्लामिक वर्ल्ड हुआ लाल। ईरान को सुप्रीम अल्टीमेटम, फाइनल एक्शन का काउंटडाउन। जंग के मैदान में इजरायल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। उस पर एक तरफ से हमास हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ से लेबनान से हिजबुल्लाह छिटपुट हमले कर रहा है, और इन दोनों को जहां से ऑर्डर मिल रहा है अब उसी को इजरायल ने अपनी रडार पर ले लिया है, क्योंकि ये ईरान ही है जो इजरायल के खिलाफ इस्लामिक वर्ल्ड को एकजुट कर रहा है। लेकिन अब इजरायल की धमकी ने हमास के सभी हमदर्दों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि इजरायल झुकने वाला नहीं है। वो जब जब युद्ध में उतरा है जीत कर ही लौटा है। क्या इजरायल हमास और उसके हमदर्दों का किस्सा खत्म करने वाला है? क्या 16 दिन से चली आ रही जंग का अंत होने वाला है? क्योंकि अब इजरायल ने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर हिजबुल्लाह सीधे जंग में उतरा तो वो हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान को भी जड़ से खत्म कर देगा। हम सिर्फ उन मोर्चे पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके सांपों के सर तक जाएंगे जो कि ईरान है। हमारे दुश्मनों को बेहद साफ चेतावनी है, वो देख लें कि गाजा में क्या हो रहा है। अगर उन्होंने हम पर हमले की कोशिश की तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। इजराइल के मंत्री की ईरान के लिए सांप की गर्दन काटने की धमकी यूं ही नहीं है।
इजराइल का इरादा एकदम साफ है। अगर उत्तरी फ्रंट पर हिजबुल्ला युद्ध में कूदता है तो ये मानेगा कि ईरान ही इसके पीछे है और ये युद्ध सीधा ईरान बनाम इजराइल का शुरू हो गया है। 16 दिन की लड़ाई में ये इजराइल की तरफ से आई अब तक की सबसे बड़ी धमकी है, क्योंकि अब तक इजराइल सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब दे रहा था। अब उसने ईरान के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। दरअसल इजराइल को मालूम है कि अगर उसने ईरान को नहीं रोका तो उसका युद्ध जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ईरान ही वो देश है जो इजराइल की चौतरफा मुश्किलें बढ़ाने में लगा है। इसी ने मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट किया है, जिसका असर सभी मुस्लिम देशों में दिख रहा है। इस्लामी व मर्दम जहान इंतजार दारन हर चे सरीतर बमबाron निस्बत به مناطق مسکونی قطع گردد. امت اسلامی و مردم دنیا انتظار دارند آن هر چه سریعتر از بین رفتن. आप मेरे साथ दुआ करें। एक तो अल्लाह ताला फलस्तीन की मदद करे, हम सब मिलकर फलस्तीन की मदद करें और दुनिया से अपील करते हैं कि इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो और फलस्तीन का बाइज्जत हल निकालो, उनका हक उनको वापस दिया जाए। 1948 से लेकर अब तक जितनी लड़ाई इजराइल की आसपास के मुल्कों के साथ रही है, 4-4, 5-5 मुल्कों ने इकट्ठे होकर लेबनान, सीरिया, मिस्र, इन तमाम देशों ने, ईरान, इन तमाम देशों ने जब जब जो बन पाया वो सब कुछ किया, लेकिन बावजूद उसके अभी तक इजराइल का हाथ भारी लग रहा है, क्योंकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का समर्थन उसको प्राप्त है। लेकिन गाजा पट्टी के हालात को लेकर चिंता हर तरफ है, पूरी दुनिया में है, विरोध प्रदर्शन सब जगह हो रहे हैं। साथ ही ईरान ने यह भी आह्वान किया है कि जिन भी देशों में इजराइल के राजदूत हैं या उनके एम्बेसीज हैं, वहां पर उनको बर्खास्त किया जाए और मुस्लिम संगठनों से जुड़े और अरब वर्ल्ड से जुड़े हुए देश इसके लिए आगे आए, इजराइल का विरोध करें। लेकिन ईरान की इस अपील ने इस्लामिक वर्ल्ड को एकजुट कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो फिलिस्तीनी गाजा से पलायन कर रहे हैं, उन्हें कोई भी अरब देश शरण नहीं दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान और तमाम मुस्लिम देशों का फलस्तीनी प्रेम दिखावा है? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब भी अरब वर्ल्ड के इन देशों से गाजा पट्टी के लोगों को शरण देने की बात होती है तो ये बॉर्डर हमेशा इस तरह से खामोश क्यों हो जाते हैं, बंद क्यों रह जाते हैं? इस बात को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं कि ईरान हो, सीरिया हो, मिस्र हो या फिर लेबनान हो, ये तमाम लोग वकालत तो करते हैं, हमेशा हमास की भी करते हैं और गाजा पट्टी में रह रहे लोगों की भी करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भी वहां के लोगों को, जो 10 लाख की आबादी वहां रह रही है और हाईली डेंसिटी के हिसाब से जो जितने भी जगह हैं उनमें सबसे ज्यादा गाजा पट्टी मानी जाती है, तो उन लोगों को ये लोग क्यों रहने की शरण नहीं देते, क्यों उनको एक्सेप्ट नहीं करते? उधर इजराइल की धमकी से इस्लामिक वर्ल्ड की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इजराइल ने जब जब जंग शुरू की है उसे खत्म करके ही दम लिया है। और अब इजराइल ने सीधे ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। חיזבאללה החליט להשתתף. אנחנו גובים ממנו מחירים כבדים. אני רואה את ההיערכות של האוגדה במערכי ההגנה ואת המוכנות. החובה שלכם זה לבצע את כל ההכנות, גם בהגנה וגם לכל דבר אחר שידרש. אנחנו במלחמת אין ברירה. זה לא משהו שאנחנו הזמנו. כפו עלינו מלחמה, אנחנו נתאחד, נתלכד
נפעל בכל מקום שנדרש וננצח במלחמה. अब सवाल यह है कि क्या ईरान इजराइल की धमकी को कबूल करेगा, क्योंकि अब तक ईरान ने जो भी किया है पर्दे के पीछे से किया है। फिर चाहे हमास के आतंकियों को हथियार देना हो या फिर उत्तर से हिजबुल्लाह को ऑर्डर देना, ऐसे में एक गलती इस लड़ाई को परमाणु युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि ईरान के साथ कुछ ऐसे भी खिलाड़ी इस्लामिक वर्ल्ड से बाहर के हैं, लेकिन हमास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का है। जिसमें नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन तो परमाणु बम की धमकी भी दे चुका है। उधर अमेरिकी सूत्र दावा कर चुके हैं कि ईरान ने भी न्यूक्लियर बम बना लिया है, और अब इन दावों में दम भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ईरान इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, उससे यही लगता है कि उसने खुद को एटमी ताकत बना लिया है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो हमास और हिजबुल्लाह के पीछे की असली वजह है। वो ऐसी वजह है जो इन दोनों को न सिर्फ धन से मदद करता है, फंडिंग से मदद करता है, बल्कि जो मिलिट्री तकनीकी है उससे भी ईरान लगातार मदद कर रहा है। ईरान की एक और बड़ी ताकत है, वो है न्यूक्लियर हथियारों के करीब पहुंचने की उसकी क्षमता। हाल ही में ईरान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने अपने हथियारों को दिखाया था। जानकारों की माने तो ऐसा करके ईरान ने इजराइल को यह बताने की कोशिश की थी कि जो हथियार अब तक हमास ने इजराइल पर छोड़े हैं वो सिर्फ ट्रेलर था। तो क्या मान लिया जाए कि बड़ी जंग भड़कने वाली है, क्योंकि अब इजराइल ने भी अपने दुश्मन को खत्म करने की आखिरी कसम खा ली है। इजराइल के लिए इस लड़ाई में करो या मरो जैसा हिसाब है, क्योंकि उसे अगर अपना वजूद जिंदा रखना है तो हर हाल में इस लड़ाई को जीतना होगा, और ये एहसास इजराइल को भी है। यही वजह है कि इजराइल ने ईरान को अपना फाइनल टारगेट बना लिया है। जिस तरह से ईरान इजराइल को घेरने के लिए चौतरफा किलेबंदी कर रहा है, उसी तरह अब ईरान पर लगाम लगाने का मिशन शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान के दिए जिन हथियारों के दम पर हमास और हिजबुल्लाह हमला बोल रहे हैं, अब उन्हीं हथियारों को लेकर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव का एक मसौदा पेश किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईरान को रोक पाना क्या इतना आसान है, और क्या यूएन की दखल से ईरान रुक जाएगा? उसी पर यह रिपोर्ट। क्या ईरान इजराइल और अमेरिका के बनाए चक्रव्यूह में फंस जाएगा? क्योंकि एक तरफ इजराइल ने ईरान को सीधे टारगेट कर दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका यूएन में उसकी घेराबंदी में जुट गया है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव का एक मसौदा पेश किया है, जिसमें कहा है कि ईरान हमास के आतंकियों को हथियार सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट जंग के साए में जी रहा है। दरअसल इजराइल पहले दिन से कह रहा है कि हमास को हथियार ईरान दे रहा है, क्योंकि जब 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल पर 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे, तभी से ये सवाल उठने लगे थे, क्या ऐसा करना अकेले हमास के बस की बात है या फिर उस पर किसी और का हाथ है? क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, ये बात साफ होती गई कि हमास ईरान का मोहरा है। वो वही कर रहा है जो ईरान उससे कह रहा है। हाल ही में इजराइल ने हमास के अड्डों से हथियारों का जखीरा जब्त किया है, जिसमें ज्यादातर हथियार ईरान और नॉर्थ कोरिया के थे, जो हमास को इजराइल पर हमला करने के लिए दिए गए थे। हमास के आतंकियों के पास ईरान और नॉर्थ कोरिया के हथियार पहुंच चुके हैं, और ये खुलासा किया है इजरायली
डिफेंस फोर्सेस ने, क्योंकि इस वक्त जो ये हथियारों का जखीरा आप मेरे सामने देख रहे हैं ये उन्हीं हमास आतंकियों से बरामद हुआ है जो गांव में घुसकर इजरायली लोगों का कत्लेआम करने के लिए आए थे। जो ग्रे कलर के आप ये रॉकेट देख रहे हैं ये नॉर्थ कोरिया के बताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर लाल रंग का राउंड बैंड लगा हुआ है, ये नॉर्थ कोरिया के बताए जा रहे हैं इजरायली फोर्सेस की तरफ से। और सामने जहां वो नीचे रॉकेट जो रखे गए हैं और मोटार टाइप रखे गए हैं, जहां ये एक सैनिक खड़ा है, ये बताए जा रहे हैं ईरान के। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ईरान को रोक पाना इतना आसान है? क्या यूएन की दखल से ईरान रुक जाएगा? क्योंकि किसी भी प्रस्ताव के पारित होने के लिए उसके पक्ष में कम से कम 9 वोटों की जरूरत होती है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य में से कोई भी वीटो न लगाए, और ये होना मुश्किल लग रहा है क्योंकि रूस और चीन दूसरे खेमे में खड़े हैं। यानी इजराइल के लिए ईरान सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ईरान बहुत ही शातिर चाल चल रहा है। वो न सिर्फ हमास की मदद कर रहा है बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है, और इसका जरिया बनाया गया है गाजा के नाम पर। गाजा के सिविलियंस के नाम पर ईरान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इजराइल पीछे हटे। अब सवाल यह है कि अगर ईरान खुलकर युद्ध में आया तो क्या इजराइल के लिए एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना कितना मुश्किल होगा? क्योंकि ईरान की जनसंख्या जहां 8.67 करोड़ है, वहीं इजराइल की मात्र 89.14 लाख है, जिसका असर सैनिकों की संख्या पर भी दिखता है। ईरान की सेना में करीब 5.75 लाख जवान हैं। ये एक्टिव सैनिकों की संख्या है। वहीं दूसरी ओर इजराइल के पास सिर्फ 1.73 लाख सैनिक हैं, जिसमें 4.65 लाख की रिजर्व फोर्स को जोड़कर वो ईरान के आसपास टिकता है। सैनिकों के मोर्चे पर इजराइल और ईरान की संख्या बराबर दिखती है, लेकिन क्या ये बराबरी फाइटर जेट और टैंक्स में भी दिखती है? टैंक्स के मामले में ईरान इजराइल से 2 गुना पावरफुल है। इजराइल के पास सिर्फ 2200 टैंक्स हैं, जबकि ईरान 4071 टैंक्स से लैस है। ईरान बख्तरबंद वाहनों के मामले में भी इजराइल से आगे है। उसके पास 69,685 बख्तरबंद वाहन हैं, जबकि इजराइल के पास 56,290 हैं। ईरान के पास खींच कर ले जाने वाली आर्टिलरी भी इजराइल की तुलना में बहुत अधिक है। ईरान 2050 टोट आर्टिलरी रखता है। ईरान के पास कुल फ्लीट 101 है, जबकि इजराइल के पास 67 जहाज ही हैं। ईरान के पास 19 पनडुब्बियां हैं, जबकि इजराइल के पास 5 पनडुब्बियां हैं। ईरान के पास 7 फ्रिगेट्स हैं, इजराइल के पास एक भी नहीं है। मतलब हर मोर्चे पर ईरान इजराइल पर भारी नजर आ रहा है। वहीं दावा किया जाता है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा भी है। उसके पास फतह नाम की एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर से अधिक है। ये मिसाइल फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के किसी भी सैन्य ठिकाने तक पहुंच सकती है। इस मिसाइल की रेंज में पूरा का पूरा इजराइल आता है। अब सवाल यह है कि अगर ईरान इतना ताकतवर है तो इजराइल किसके दम पर उसे चुनौती दे रहा है? तो एक लाइन में जवाब है, जीतने का जज्बा। क्योंकि जब से इजराइल बना है वो कोई भी लड़ाई नहीं हारा है। और ये बात उसने 1967 में साफ कर दी थी, जब अरब देशों ने एक साथ 6 मोर्चों से उस पर हमला किया था। बदले में इजराइल ने फलस्तीन का नक्शा बदल दिया था। यही वजह है कि इतनी ताकत के बाद भी ईरान को अपने खात्मे का डर सता रहा है।